तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोमा जायसवाल। जैसे कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट मेरे प्रीवियस स्टूडेंट वो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पढ़ रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। मैं उनको हर ईयर में पढ़ा चुकी हूँ और अब आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज फोर्थ ईयर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि है हिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सेवन सेमेस्टर है यानी फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है, उनके पास अगर वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो उनके पास एक सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री में, अगर उन्होंने हिस्ट्री ले रखा है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया 1950 टू 1990, ठीक है। तो इसका यूनिट फर्स्ट हम आज करेंगे। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है कि संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण और शुरुआती चुनौतियां। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद राष्ट्र का एकीकरण कैसे हुआ, यानी जो हमारी रियासतें थी 562 उसको कैसे जोड़ा गया, और शुरुआती चुनौतियां क्या थी। यानी जब देश आजाद तो हो गया, अब फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई सरकार द्वारा जिससे भारत को चलाया गया। तो इन्हीं सब के बारे में हमें इस यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप एग्जाम के लिए इजीली समझ सको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इजी वे में आपको समझाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश बोथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी बाय टेलीग्राम। तो मैं पीडीएफ जो है एक ही पीडीएफ में आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर, आपकी क्योंकि यूनिट फर्स्ट में पार्ट फोर दे रखा है, 4 टॉपिक दे रखे हैं, उसको इसी पीडीएफ में कवर करेंगे। पर वीडियो जो है, वीडियो 4 पार्ट में आएगी, क्योंकि एक वीडियो अगर एक पार्ट का बनाऊंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा पार्ट एक में रहेंगे तो आपके लिए वीडियो बड़ी होगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। हाँ, मेरी आईडी है इट्स चौधरी 7065, ठीक है। आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और आप नोट्स भी बिल्कुल फ्री ले सकते हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ तो यूनिट जो आपका फर्स्ट है वो आपको पता लग गया। कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो यूनिट फर्स्ट है वो है संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण और शुरुआती चुनौतियां। तो इसमें पार्ट 4 है, ठीक है। तो उसका आज हम पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो आज पार्ट फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे कि संविधान का निर्माण, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हमें पढ़ना है संविधान का निर्माण, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में भी आपके 4 टॉपिक है। तो 4 टॉपिक में से पहला टॉपिक इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि संविधान कैसे बना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है। इंडिया को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य राज्य बनाया गया संविधान के द्वारा, क्योंकि प्रेम्बल जो है उसका जो हम देखते हैं प्रस्तावना, उसमें ये लिखा गया है कि भारत क्या एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और संघीय ढांचा भी तैयार किया गया। कब, जब संविधान बना। संविधान में तो मौलिक अधिकार की बात की गई है और संघीय ढांचा की बात की गई है कि भारत क्या है, एक संघीय ढांचा है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल पावर और जो हमारी स्टेट पावर है उसकी को अलग किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो सबको वोट देने का अधिकार हमें दिया गया, कैसे, संविधान द्वारा दिया गया। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसको क्लियरली क्या करेगा, डिफाइंड हुआ संविधान द्वारा, ठीक है। यानी सेंट्रल पावर आज हम देखते हैं ना, सीएम अलग होते हैं, पीएम अलग होते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य को चलाता है, तो एक देश को चलाता है। तो इसी को हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट को। तो सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट जिनके पास भी हिस्ट्री है, यानी जो हिस्ट्री में फोर्थ ईयर कर रहे हैं, जिनके पास हिस्ट्री मेजर है, तो जिन लोग के पास भी हिस्ट्री मेजर है उनको ये सब्जेक्ट मिलेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया 1950 टू 1990, ठीक है। तो इसका यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि इसमें पार्ट 4 है, तो 4 पार्ट जो है वो अलग अलग टॉपिक है, तो इसको हम फर्स्ट टॉपिक को यानी फर्स्ट पार्ट को पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम जानिए कि क्या है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है कि संविधान, राष्ट्रीय एकीकरण और शुरुआती चुनौतियां, यानी
संविधान जो बना उसके बारे में, कैसे बना, क्या बहस हुई, ये सारी चीज़ें। राष्ट्र का एकीकरण कैसे हुआ, राष्ट्र का एकीकरण मीन्स जैसे रियासतें थी 562 उसको कैसे एक किया गया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यादव द्वारा। शुरुआती चुनौतियाँ, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद सरकार कैसे बनी, कैसे चली, कैसे फर्स्ट चुनाव हुआ, कैसे पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो इस सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। हमारा पार्ट फर्स्ट जो है उसका नाम है संविधान का निर्माण, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान के बारे में, संविधान का कैसे निर्माण हुआ, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, संविधान में क्या दिया गया है, प्रावधान क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संविधान का निर्माण, है ना। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि संविधान है क्या, क्योंकि संविधान का निर्माण पढ़ रहे हो आप तो आपको पता लगना चाहिए जो संविधान शब्द है या ये जो संविधान है वो है क्या। तो आप सभी को पता है संविधान हमारे भारत का एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हमारे कानून, हमारे नियम, हमारे सब चीज़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और बड़ा और लिखित संविधान है। मीन्स कि दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो इतना लंबा लिखित संविधान हो। संविधान तो दुनिया में बहुत सारे हैं पर लिखित नहीं है, बहुत सारों के संविधान है पर बस बोली पे है, मतलब कोई लिख के नहीं बताया गया कि इतने आर्टिकल में ये सजाएं होगी, मतलब ये होगा जैसे हमारे में लिख रखा है, उनमें परंपरा से चली आ रही। पर लिखित की अगर बात करें दस्तावेज के तौर पे तो सिर्फ हमारा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र था। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, आपको पता होगा, तो उस समय भारत में बहुत सारी विविधताएं थी, विविधता वाले राष्ट्र थे, जैसे कि पंजाबी, हिंदू हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सिखाई थे, ठीक है, और गुजराती, मराठी, ऐसे टाइप में भी लोग थे, ठीक है, जो ऐसे भी मानते थे, जिनमें विभिन्न भाषा के लोग होते थे, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। अनेक धर्म के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिखाई, अलग जातियाँ के लोग थे, और क्षेत्रीय संस्कृति भी शामिल थी। कई क्षेत्रीय संस्कृति अपने देख लो आप यूपी ले लो, जो एक यूपी है, इसमें इतनी सारी भाषा, संस्कृति, जाति देखने को मिलती है, तो इनकी अपनी अपनी परंपरा है। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद भारत को एक ऐसा न्याय, कह सकते हो नियम वाली ढांचा बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई, अंग्रेजों ने आज़ादी तो दे दी, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसको मैनेज कैसे किया गया, संविधान द्वारा किया गया, एक पाबंदी लगा के, ठीक है, जो देश की राजनीतिक, देश की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों को संतुलित कर सके। मीन्स अब देश है, पहले अंग्रेजों के हाथ में था, तो जो भी कानून बनते थे, राजनीतिक हो चाहे समाज में चाहे आर्थिक हो, तो उन सब पे कंट्रोल किसका रहता था, अंग्रेज का। अब अंग्रेज ने आज़ादी दे दी, तो अब कंट्रोल किसका होगा, भारतीय लोग का होगा। क्या हर भारतीय लोग एक दूसरे के कानून की बात मानेंगे, नहीं ना। हर नेता की बात मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि नेता तो बदलते रहेंगे, तो क्या हमारी कानून भी बदलती रहेगी, नहीं ना। तो इसके लिए एक संविधान बनाया गया कि नेता बदले, दुनिया बदले, कुछ बदले, पर संविधान में जो लिखा है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसी को हम संविधान कहते हैं। इसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा जो थी उसमें कई लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण अपनी विचार विमर्श के द्वारा और लोगों की राय के द्वारा इसको गढ़ा गया, लिखा गया, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, ठीक है। परिचय जान लिया आपने। तो संविधान निर्माण जो है वो केवल एक लिखित दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया नहीं थी। मीन्स ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं तो लिखने में क्या क्या लिखेंगे संविधान में इसको हम डालेंगे, नहीं, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कार्य था। क्यों, क्योंकि भारत में इससे पहले लोकतंत्र नहीं था, मतलब संविधान बनने से पहले कह सकते हो भारत में लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज की सरकार थी, उससे पहले राजा थे, तो राजतंत्र था। लोकतंत्र भारत में पहली बार आया संविधान बनने के बाद। धर्मनिरपेक्ष, जो हमारा संविधान है उसमें ये वर्ड, उसके प्रेम्बल यानी उसका जो प्रस्तावना है उसमें डाला गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मीन्स भारत का जो कानून, नियम या उसका जो नेता होगा, वो जो भी कानून बनाएगा, जो भी कार्य भारत के लिए किए जाएंगे वो धर्मनिरपेक्ष होकर किया जाएंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं किया जाएगा, सभी को समान मान के किया जाएगा, और समाजवाद की नींव रखी। तो ये इतिहास में 3 चीजें जो है वो हमें संविधान में हमें देखने को मिलते हैं, जिसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि भारत के संविधान को कोई नहीं काट सकता, तो भारत के संविधान को कोई नहीं काट सकता, तो उसमें लिखी ये 3 बातें भी कोई नहीं काट सकता। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया हो कि भारत का संविधान क्या है, संविधान क्या है, ठीक है। तो अब जब हम जानते हैं कि संविधान का निर्माण, यही हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो संविधान का निर्माण कुछ लोगों द्वारा, कुछ सभा द्वारा, कुछ गठन द्वारा संरचना की गई, मतलब स्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया।
तो भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सभा का गठन किया गया था। उसके बारे में हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन और संविधान की रचना कैसे हुई। तो संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को एक सभा बनाई गई थी जिसे संविधान अ, संरचना की सभा कही गई। इसकी संरचना इस प्रकार थी, इसमें टोटल जो है संविधान बनाने में मीन्स टोटल 299 जने थे, 299। एक लोगों ने संविधान नहीं बनाया, हम नहीं कह सकते कि एक लोगों ने संविधान बनाया। इसमें अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, संविधान में बहुत सारे काम है, सिर्फ लिखना नहीं है, कानून को लाना जोड़ना बहुत कुछ काम है, ठीक है। तो इन सब में टोटल जने को मिला के 299 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, ठीक है। ये इसके मेंबर थे सभा के, संविधान सभा के। और संविधान सभा को लीड कौन कर रहा था, यानी उसको जो लीड कर रहा था, लीडरशिप, वो था प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद जी, वो क्या थे, संविधान सभा के मुख्य अध्यक्ष थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के, हंसराज भट्ट जी, ठीक है। और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। आई होप ये इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये 3 मेन लीडर्स थे जो संविधान सभा के मेन लीडर्स कह सकते हो थे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम, तो विभिन्न प्रांतों और रियासतों से चुने गए सदस्य थे, यानी जो संविधान सभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मीन्स संविधान सभा में अगर हम भाषा की बात करें, भाषा को ऐड करना है अब, तो भाषा को ऐड करना है तो भारत में तो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग को भी संविधान सभा में आए कि उनकी भी बातें, उनकी भी राय, उनके भी विचार को संविधान में गढ़ा जाए। तो इसके लिए हर विचारधारा, हर प्रांत और हर रियासत के जो सदस्य थे उनके रिप्रेजेंटेशन करा गया, ठीक है। तो माइनॉरिटीज जो थे, बैकवर्ड कम्युनिटीज जो थे एंड वुमेन्स का भी प्रतिनिधित्व किया गया। मीन्स जो संविधान सभा थी उसमें सिर्फ नेता या कुछ अच्छे ही लोग या बड़े लोग नहीं थे, बल्कि उसमें जो माइनॉरिटीज थी, मीन्स जो देश में जो बहुत कम अल्पसंख्यक लोग थे, उसको भी इस सभा में शामिल किया गया कि उनके भी विचार, उनके भी मतों को संविधान में गढ़ा जाए। और बैकवर्ड कम्युनिटीज जो थी, जैसे कि जो पिछड़े वर्ग थे, जो कह सकते हो अर्थव्यवस्था में पिछड़े थे, तो उन वर्ग की भी बात सुनी जाए, उनकी भी जो राय है उनको भी संविधान में गढ़ा जाए, इसलिए उनको भी संविधान सभा में जगह दी गई थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वुमेन को भी, यानी महिला को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया कि अगर संविधान सभा में कोई कानून बन रहा है, कोई संविधान के अनुच्छेद बन रहा है, तो वो महिला के भी क्या हो, प्रत्यक्ष में हो, यानी उनके अगेंस्ट ना हो कुछ, तो उनके भी अधिकार की बात की जाए, उनके भी जो कर्तव्य है, उनके कार्य, उन सब की बात करी जाए। तो इसलिए वुमेन को भी प्रतिनिधित्व बनाया गया। तो संविधान सभा ने असाधारण बहुमत और गहन बहसों के माध्यम से संविधान तैयार किया था। अब ये नहीं संविधान सभा बन गई, आराम से संविधान बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हम आज देखते हैं हमारी लोकसभा, राज्यसभा, अगर आपने पार्लियामेंट देखा होगा, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कोई कानून बनता है, चुटकियों में बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें अपोजिट पार्टी के लोग होते हैं, बहुत सारी पार्टी के लोग होते हैं, ठीक है ना, जो कानून को जल्दी बनने नहीं देते हैं। वैसे ही आप उसको डायरेक्ट, आप अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप डायरेक्ट इससे लिंक कर सकते हो संविधान सभा को। मान लो संविधान सभा भी एक लोकसभा राज्यसभा जैसा एक सभा थी जिसमें एक संविधान बन रहा था। मान लो एक जैसे राज्यसभा और लोकसभा में एक कानून बनता है, और जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून बनता है, तो अब कोई कानून, कोई हाँ बोलता है तो कोई ना बोलता है। वैसे ही जब संविधान सभा में कोई अनुच्छेद गढ़ा जा रहा था संविधान के लिए, तो उसको कोई हाँ बोल रहा था, कोई ना बोल रहा था। मतलब बहसें जैसे हमारी राज्यसभा लोकसभा में बनी रहती है, वैसे ही हमारी कह सकते हो संविधान सभा में भी बनी रहती थी। और बहसों के बीच ही बहुमत जिसको मिलती थी वो उस चीज को संविधान में डाला जाता था। जैसे कि आज भी हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में भी जिसको बहुमत मिलती है उसके कानून को प्रस्ताव मिलता है। तो हर प्रोविजनल पर एक्सेंटिव्स और डिसीजन होते रहते थे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, तो इसके प्रावधान पर बहस बहुत ज्यादा लंबी चली थी संविधान सभा में, जहां कुछ सदस्य ने सोच रखा कि रिलीजियस कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स में रखना चाहिए, जबकि अन्य ने इसे अनरिजर्व राइट्स और एडवोकेट किए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, अभी हमारे मौलिक अधिकार में है कि हमें कोई भी धर्म, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है, या हमें कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, बस हमें दूसरे के धर्म का हानि नहीं करना, ये हमारा मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी बहुत लोग हाँ बोल रहे थे और बहुत लोग ना बोल रहे थे, तो बहस बनी रहती थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। तो मैंने एक टॉपिक आपको समझाया इसका,
कि संविधान सभा थी, उसका निर्माण करने में संविधान सभा ने करी थी, और संविधान सभा में हमेशा बहस होती थी हर कानून पे, जो भी उसमें अनुच्छेद बनते थे। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं कि अब संविधान का निर्माण, पहले तो सभा बनी, ठीक है, सभा में बहस हुई, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी चीज हुआ संविधान निर्माण के उद्देश्य को हम जानेंगे। ठीक है, संविधान हम बना रहे हैं भारत का, हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य था, उस समय जो लोग थे, नेता थे, या क्यों संविधान का निर्माण किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, इससे क्या फायदा होता लोगों को, आम जनता को, हमें और आपको क्या फायदा होता। ठीक है, तो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत को एक स्थायी और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करना। मेन चीज है, इसको नोट कर लीजिए, इसको ही लिख लीजिएगा अपनी भाषा में बना के कि स्थायी और मजबूत लोकतंत्र। भारत पहली बार आजाद हुआ था जिसमें लोकतंत्र ढांचा अपना रहा था, यानी लोग अब चुनेंगे अपने नेता को, इससे पहले राजतंत्र था। तो ये लोकतंत्र का जो ढांचा है, इसको तो लोग कभी भी तबाह कर सकते हैं कि मुझे ये राजा नहीं चाहिए, मुझे मैं ये लोकतंत्र तो भाई लोग कहेंगे, लोगों का शासन है तो लोगों की जो मर्जी, आप जो करो मैं जो करूं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोकतंत्र तो इसका मतलब आप कितना भी तेज गाना बजा दो और बगल वाले डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो ये मौलिक अधिकार इसलिए डाला गया कि आपकी संपत्ति का अधिकार, आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके जो समानता का अधिकार है, इन सब आपकी जो राइट ऑफ जो स्पीच है आपका, फ्री तो फ्रीडम, इन सबको क्या है, इक्वेलिटी, इन सबको इसलिए डाला गया, क्यों, क्योंकि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, और लोगों का शासन ऐसा ना हो कि एक लोग का शासन दूसरे लोग के शासन पे प्रभाव डाले या उनकी हानि पहुंचाए। तो इसको देखने के लिए हमेशा एक स्थायी हमारा लोकतंत्र बना रहे, मजबूत लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए एक संविधान का निर्माण किया गया कि कभी भी भारत में आने वाले नेता हो या आम जनता हो, जो जो ये संविधान है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, इसका अगर उल्लंघन करता है या किसी के प्रति कोई घृणा या कोई अपमानजनक बातें करता है या कुछ करता है, तो उसके खिलाफ संविधान के अनुसार उसको सजा दी जाए और उसमें डर बना रहे कि उसको गलत कार्य नहीं करना है। तो इसलिए संविधान का निर्माण किया गया, सिंपल भाषा में। अब हम जानते हैं संविधान के निर्माण के उद्देश्य को पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहला है लोकतंत्र की स्थापना करना था। संविधान का निर्माण इसलिए किया गया कि लोकतंत्र की स्थापना की जाए। अब लोकतंत्र की स्थापना होगी तो लोगों का शासन होगा, जैसे मैंने बताया, तो लोगों की सत्ता का अधिकार, सरकार की जवाबदेही हो, क्योंकि जो संविधान में एक बार लिख गया कि वो आगे चलता ही रहे, ऐसा माना गया। ठीक है, तो लोगों की सत्ता का अधिकार, सरकार की जवाबदेही, यानी लोग जो है वो सरकार से सवाल कर सके, लोगों को आगे चल के, मान लो अभी तो हमने बोल दिया अगर संविधान नहीं बनाते, ठीक है लोकतंत्र है, लोग जो है वो राजा से अब सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कानून बनाया उसमें विद्रोह कर सकते हैं या सवाल कर सकते हैं, पर आगे चल के मान लो बहुत साल हो गए, फिर नेता भूल गया ये चीज और बदल गई ये चीज, तो नेता को कौन याद दिलाएगा कि तुम जवाबदेही हो, हमेशा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा एक सरकार को जवाब देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसको याद कौन दिलाएगा, इसको संविधान याद दिलाएगा, इसलिए एक लिखित दस्तावेज दिया गया कि कभी जिंदगी में कोई भूले ना। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, यानी संविधान निर्माण का दूसरा उद्देश्य था कि भारत में इस धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिले और ये लागू हो, यानी राज्य का किसी भी धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। आगे चल के ऐसे ही मान लो उस समय नहीं था धर्म, आगे चल के कोई ऐसा नेता आ जाता जो कहता राज्य का ये धर्म है, राज्य का ये धर्म, राज्य पर इसको याद कौन दिलाएगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। एक लिखित दस्तावेज रहेगा तो उसमें हमेशा वो देखेगा ना, अगर कोई नेता ये कह रहा है कि राज्य का ये धर्म है, हम एक ही धर्म को मान के चलेंगे, ठीक है, तो इसको हम संविधान दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए संविधान में लिखा है कि हमारा जो भारत है जब आजाद हुआ था उसी समय से ये धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि उससे पहले तो लोकतंत्र था ही नहीं, तो पहले की तो बात कर ही नहीं सकते आपकी, पहले क्या था, पहले जो धर्म था वो धर्म था, बात अलग है। आजादी मिलने के बाद, अंग्रेज के बाद पहली बार जो चीज संविधान में गढ़ी गई वो है धर्मनिरपेक्षता, तो यानी धर्मनिरपेक्षता है तो रहेगी ही हमेशा। तीसरी चीज क्या है, उद्देश्य क्या था, समाजवाद को यानी सोशलिज्म को बढ़ावा देना, यानी संसाधनों का इक्वालिटेबल वितरण और गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना, मींस समाजवाद को बढ़ावा देना। अब जो है जैसे कि भारत का संसाधन, भारत के संसाधन क्या होते हैं, भारत की पानी, भारत के कोयले, भारत के जितने भी ईंधन है, ठीक है, उसको इक्वल बांटा जाए, वितरण किया जाए। मीन्स ऐसा नहीं है कि गरीब को नहीं दिया जा रहा है, अमीर को ज्यादा दिया जा रहा है, मतलब कोई भी कानून बन रहे, कोई भी संसाधन है, सबको बराबर मिले, क्योंकि सरकार किसकी है, सबकी है, लोकतंत्र की है। लोग में गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, उच्च जाति के लोग भी आते हैं, निम्न जाति के लोग भी आते हैं, पिछड़े वर्ग भी आते हैं, एसटी ओबीसी सब आते हैं। तो कोई भी लोग यानी जाति धर्म के आधार पर आप इनसे ये सारी चीजें, संसाधन जो कि हवा पानी पेड़ जमीन
ये सारी चीज है, ईंधन इससे नहीं ले सकते। और साथ ही साथ गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना यानी उनको बढ़ावा देना, मान लो आरक्षण देना, कुछ प्रोत्साहन देना। मान लो आप 1000 रुपए बांट रहे हो, पूरे भारत में गवर्नमेंट बांट रही है, पर गरीब का अमीर जो है उसके पास तो 1000 रुपए जाएंगे तो और अमीर मतलब 1000 रुपए का तो फायदा ही होगा उसको, क्योंकि अमीर को तो जरूरत नहीं थी पर मिल गया तो उसके लिए तो मजे की बात है। पर गरीब के पास नहीं था तो उसको मिल गया, ठीक है, तो उसके लिए ये राहत की बात है। और एक और भी गरीब होता है जिसको मिल भी जाएगा ना, फिर भी वो कर्जे में रहेगा, फिर भी वो 1000 रुपए से पहले कर्जा तोड़ेगा, फिर उसके बाद वो सोचेगा। तो जो ज्यादा नीचे है उसको ज्यादा मतलब फायदा देना, जैसे कि हम राशन कार्ड आज देखते हैं जो मिलता है, तो गरीबों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया गया है। तो ये सब क्या है, संविधान के निर्माण का उद्देश्य था। चौथा क्या है, समानता यानी इक्वलिटी, यानी संविधान निर्माण का चौथा उद्देश्य था कि समानता बनाई रहे, यानी जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो। कोई जाति के नाम पे भेदभाव नहीं करे कि ये जाति है उचित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, धर्म में हिंदू मुस्लिम में, महिला पुरुष या अदर में, भाषा जैसे कोई भाषा बोलता हो, तो ये सारे चीज पे कभी भी भारत में लड़ाई ना हो। तो अगर लड़ाई होगी तो उसको रोकने का कार्य कौन करेगा, संविधान करेगा। तो संविधान में इक्वलिटी दी गई है, ठीक है, और कोई नेता भी इस चीज पे भेदभाव नहीं कर सकता है किसी से। पांचवा क्या उद्देश्य था संविधान निर्माण का, कि संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म को तैयार करना, यानी केंद्र और राज्य के बीच पावर का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन करना। मीन्स संविधान निर्माण का मेन उद्देश्य था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पावर है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब एकदम क्लियर उसमें बटा हो, डिवाइड हो। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो अपना कार्य करे और राज्य सरकार अगर अपना कार्य करेगी तभी अच्छे से देश चल पाएगा, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं ना, जैसे कि हर स्टेट के सीएम अलग होते हैं पर प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं, ठीक है ना। सीएम अपने स्टेट को अपने अनुसार चला सकते हैं, बट ज्यादा अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है, पर वैसे सीएम ही चलाते हैं पूरा, राइट। तो यही चीज संघीय ढांचा को लाया गया। छठा क्या था, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार, ये भी देना संविधान निर्माण का उद्देश्य था। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो मनुष्य है ऐसा मानते हैं कि पैदा होते ही इन सबको ये भगवान द्वारा ही दी जाती है, और जो चीज भगवान द्वारा ही दी जाती है उसको किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि स्वतंत्रता, जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, तो उसको किसी बंधन में बांधना या किसी चीज में करना किसी का अधिकार नहीं होता, ना कोई नेता हो ना कोई मेंबर हो, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हमारे मौलिक अधिकार में इसलिए रखा गया क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, जिससे हमें कोई नहीं छीन सकता। जैसे अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता छीनी थी, तो जो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, हमसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है जो हमें भगवान ने दिया, वो चीज हमसे कोई नहीं छीन सकता, और उसी चीज को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार को ही हमारी संविधान निर्माण में रखा गया, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई नेता ना कोई। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा जो है वो भी जो है वो कोई नहीं छीन सकता किसी से। जो फर्स्ट से लेके जो 6 क्लास तक की शिक्षा होती है, 8 क्लास तक की शिक्षा होती है, मुफ्त शिक्षा देने का भी प्रावधान दिया गया है मौलिक अधिकार में। समानता का अधिकार, आप किसी जाति, धर्म, लिंग के अधिकार पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। कोई नेता ये कहे कि ये इस जाति का है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, तो इस मानने पे, या ये हिंदू है, मुस्लिम है, इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है, यानी अभिव्यक्ति का अधिकार है। जैसे कि मीडिया है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है सरकार से। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में हम कहते हैं ना, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, हम कोई आंदोलन कर सकते हैं, तो ये सब एक्सप्रेशन में आता है, हमारे अभिव्यक्ति में आता है। अगर हमें ये अधिकार नहीं मिलते तो हम कैसे अगर हमारा नेता कोई गलत काम करेगा तो हम कैसे आंदोलन द्वारा बताएंगे, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे भगवान द्वारा ही दी होती है कि अगर कोई अन्याय होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इसलिए हमारे दिया गया है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये 6 क्या है, उद्देश्य थे संविधान निर्माण के। आई होप आपको उद्देश्य भी समझ आया हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर सिटीजन को वोट देने का राइट्स है, और सरकार जो है वो अकाउंटेबल है। अगर सरकार रूल्स वायलेट करे तो जुडिशरी इंटरवेंस उस पर कर सकती है। मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि सिटीजन द्वारा ही वोट देके गवर्नमेंट्स को चुना जाता है। अब गवर्नमेंट जो है वो गलत कार्य कर रहा है या कोई घूसखोरी कर रहा है तो अकाउंटेबल है, मतलब जनता उससे सवाल पूछ सकती है और जनता के सवालों का जवाब उसको देना पड़ेगा। वो केस कोर्ट में जाएगा और जुडिशरी जो है वो उससे जो है सारी सवाल का जवाब लेगी कि आपने ये पैसे कहाँ खर्च करे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी उससे लेगी। जो हमारे 3 सदन है, जो हमारे 3 स्तंभ है,
वो तीनों स्तंभ ही क्या कर सकती है, जैसे कि मीडिया, वैसे स्तंभ 4 है, पर मैं कह रही हूँ कि जो अदर 3 है वो क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट से, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा, कि संविधान जो है, हमने देख लिया कि संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया, संविधान का निर्माण किया गया, उसके बाद संविधान बनाने के उद्देश्य क्या थे ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि इसके की फीचर्स हैं और संविधान की मेन चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि संविधान की पहली विशेषता तो ये है भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान लेंदी है और कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे लंबा संविधान हमारा भारत का संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स प्लस 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। तो सभी क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मतलब भारत की चाहे क्षेत्रीय बातें हो, सामाजिक बातें हो, आर्थिक बातें हो, चाहे राजनीतिक बातें हो, इन सब चीजों को संविधान में कवर किया गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। दूसरी क्या संविधान की विशेषता है, कि संविधान की विशेषता है कि रिटन एंड डिटेल्ड है, यानी भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कि डिटेल्ड है, हर नियम हर कानून को एकदम इसमें लिखित रूप से बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें यूके, अमेरिका, तो इन सबके संविधान जो है वो लिखित नहीं है। और भारतीय संविधान में एक और अच्छी चीज़ है कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया को डिटेल और सिस्टमेटिक तौर पे बताया गया है, कि अगर कभी भी आपको अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, ठीक है, जो भी संविधान में लिखा गया है, अगर उसको बदलना चाहते हो, थोड़ा चेंज करना चाहते हो, तो डिटेल और सिस्टमेटिक एक तरीका बताया गया कि इस तरीकों को अपना के आप इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकते हो। तीसरी विशेषता क्या है, कि फेडरल और यूनिटरी बेस सिस्टम लागू किया गया है, यानी केंद्र और राज्य की जो पावर है उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है भारतीय संविधान में, कि केंद्र की शक्ति अलग होगी, राज्य की शक्ति अलग होगी, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, पर जरूरत पड़ी अगर, जैसे कि भूकंप, बाढ़ या आपदा आ गई या कोई आतंकवादी हमला हो गया, ये तो फिर क्या है, ज्यादा शक्ति तब सिर्फ केंद्र के पास होगी। अगर जब ये सारी चीजें नहीं है तो दोनों की शक्ति अलग अलग है, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो फोर्थ की अगर बात करें हम विशेषता भारतीय संविधान की, तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दिया गया है, यानी अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, जो ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म से मिलता है, जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर यह हमसे कोई छीन रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। आर्टिकल 51 ए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज बताती है, तो ये भी क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है हमें। देखिए, अगर हमें कोई राइट्स दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है, हमें कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, जो अधिकार हमें स्वतंत्रता दिलाती है, समानता दिलाती है, तो अच्छी चीज़ है ना। तो इसके बदले हम कुछ चीज़ तो बदले में दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमें जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें ये चीज़ें करना है सरकार के प्रति, जैसे वोट देना चाहिए हमें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सरकार के प्रति, देश के प्रति करना चाहिए एक नागरिक होते हुए। पांचवी विशेषता क्या है संविधान की, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी दिया गया है। डीपीएसपी भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच देखने को मिलती है। इसमें वेलफेयर स्टेट बनाने की गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे एक देश को वेलफेयर स्टेट बनाया जाए। जैसे कि मान लो एग्जांपल, एजुकेशन फॉर ऑल, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। हम देखते हैं ना, राशन कार्ड से गरीबी हटाई जाती है, राशन दिया जाता है गरीबों को, वृद्धा पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन दी जाती है, और शिक्षा 8वीं तक फ्री दी जाती है, मिड डे मील फ्री खाना मिलता है, और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो सरकार देती है वो सब वेलफेयर में ही आता है। तो ये सब डीपीएसपी में ही आता है, ठीक है। छठी विशेषता क्या है संविधान की, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारे भारत की हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल विच्छिद्र और बिल्कुल अलग किया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, यानी जुडिशरी को। यानी अगर विधायिका कार्यपालिका कोई कार्य करती है, गलत कार्य करती है, तो इस पे एक्शन ले सकती है जुडिशरी, और जुडिशरी भी कोई गलती करती है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें सजा दे सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जानते हैं कि संविधान निर्माण की क्या प्रक्रियाएं रही हैं, कैसे संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है संविधान निर्माण का, कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 1947 में। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, एक मसौदा तैयार किया गया किसका, संविधान का, कि संविधान कैसा होगा। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त आज़ादी हुई उसके कुछ दिनों बाद कह सकते हो, 15 अगस्त के
9 दिन बाद कह सकते हो, ठीक है। तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे बी आर अम्बेडकर, यानी जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर हम मेंबर की बात करें तो इसमें जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ये जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सेकंड स्टेप क्या हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट को प्रिपरेशन की, ड्राफ्ट की एक मसौदा तैयार करा कि कैसे हमारा भारतीय संविधान होगा, कैसा दिखेगा। तो डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया गया और उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को, लाइक यूके की, यूएसए की, आइसलैंड की और कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसके रेफरेंस को अपने संविधान में गढ़ा गया, यानी लिखा गया, लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, यूनियन स्टेट रिलेशन, इन सबको केयरफुली डिजाइन किया गया। कहाँ से, यूके, यूएसए, आइसलैंड और कनाडा से लिया गया। स्टेप 3 क्या किया गया, डिसीजन एंड एडॉप्शन किया गया, यानी संविधान बनाने में बहुत सारे डिसीजन लगे, तुरंत तो बन नहीं गया। टोटल 2 साल 11 महीने संविधान बनने में लगे थे, 18 दिन। तो जनवरी 1950 तक इसकी चर्चा होती रही थी और 26 नवंबर 1939 में ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, अडॉप्ट हो चुका था, मतलब बन चुका था, रेडी था। अडॉप्ट मतलब अब ये संविधान है, ये बन चुका था। पर भारतीय लोगों पे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट सिस्टम लिया गया, यानी यूके के यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से क्या लिया गया, जो हम देखते हैं ना संसदीय व्यवस्था भारत में, संविधान में जो इसको लिखा गया, तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, संविधान से, तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए, यानी जो हम देखते हैं ना हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, हमने लिए हैं यूएसए से, अमेरिका से। आइसलैंड से हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स लिया। तो सभी जगह से हमने कुछ ना कुछ अच्छी बातें ली अपने संविधान में। संविधान से जुड़ी कुछ चुनौतियां, क्योंकि संविधान बनना चुटकी की बात नहीं थी, बहुत इसमें चुनौतियां आई, सामना करना पड़ा लोगों को। सबसे मेन चुनौती थी, पहली चुनौती थी कि डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है, भारत में अनेक अलग रिलीजियस है, धर्म है, हम देखते हैं भारत में अलग अलग कास्ट है। तो इन सब के रहते हुए एक चीज़ यानी एक संविधान जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करे, लैंग्वेज को, रिलीज को, कास्ट को, क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी किया गया, क्या सॉल्यूशन किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश रखा गया, कि ठीक है हम इतनी सारी भाषा को तो नहीं ले सकते, पर 2 भाषा को ले लिया, हिंदी और इंग्लिश, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। तो इसी में अभी क्या है, भारत की जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें हैं, कार्यकारी जो चीज़ें हैं वो चलेगी। अब रिलीजियस और कास्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स में धर्म को मानने की और अपने जो उसमें हमारे समानता का अधिकार है, ये सब दिए गई है। तो ये सब हमारे कास्ट और रिलीजियंस को क्या करता है, चुनौती देता है, क्योंकि रिलीजियंस की स्वतंत्रता हमें फंडामेंटल राइट्स में मिलती है। कास्ट में जैसे कि छुआछूत होता था, तो इस छुआछूत के खिलाफ हमारे में एक कानून बना है, हमारे समानता के अधिकार में भी, ठीक है। तो इन सब अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन सब चीज़ को भी कंट्रोल कर लेता है, तो एक सॉल्यूशन है ये। अगर दूसरी चुनौती की बात करें संविधान की क्या रही बनते समय, तो दूसरी थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, यानी डिफरेंट रूल्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य रजवाड़े थे जिसके अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम, अलग अलग हर चीज़ थी। इसका सोल्यूशन ये हुआ कि सरदार पटेल और वी एन मैनन ने डिप्लोमेसी और एग्रीमेंट को अपनाया, कूटनीति को अपनाया और सभी को विलय कर दिया, यानी भारत में जोड़ दिया, और सभी का रूल केंद्र पे लागू कर दिया कि केंद्र सबको रूल करेगी। तीसरी अगर बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, यानी पॉवर्टी, इलिटरेसी और लैंडलेस भारत की बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये भी भारतीय संविधान बनने में एक चुनौती रही है। क्यों, क्योंकि गरीबी और अनपढ़ और भूमिहीन लोग बहुत ज़्यादा थे भारत में। तो इनको भी ध्यान में रखते हुए इनके लिए भी कुछ अच्छा कार्य, इनके लिए भी कुछ सोच समझ के विचारधारा को जोड़ना जरूरी था संविधान में। तो ये चुनौती रही है। सॉल्यूशन क्या रहा है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल और प्लान इकोनॉमी को अपनाया गया संविधान में। चौथा क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाया गया है, जिससे जुडिशरी सिस्टम देखते हैं हम कि पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा की अगर बात करें हम, या हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करें, तो इसको स्वतंत्रता मिली है। तीनों एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकते, तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, तीनों एक दूसरे की देख रेख भी करते हैं।
तो अपोजिट है तीनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ये कह सकते हो इससे हमारे भारत की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल, अनुच्छेद और प्रोविजन है, तो वो है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमें समानता का अधिकार प्राप्त देता है, ठीक है। चाहे कोई भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो नौकरी, सरकारी नौकरी हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, ठीक है। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है कि आपका अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब ये नहीं बोल सकते हो तो गाली दे सकते हो, ठीक है। मतलब अपने सवाल रख सकते हो, आंदोलन कर सकते हो सरकार के प्रति विद्रोह कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, आपको स्वतंत्रता देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करो। मान लो आपको अधिकार है कहीं भी घूमने का, कुछ भी खाने का, कुछ भी पीने का, कुछ भी पहनने का, कुछ भी सुनने का, पर आपकी स्वतंत्रता से आपके सामने वाले व्यक्ति को बस नुकसान ना हो, मतलब आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचाए, तब तक आपकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता है। अगर जहां आपकी स्वतंत्रता ने दूसरे की स्वतंत्रता का अपमान किया या उल्लंघन किया तो आपकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी। तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज देता है। आर्टिकल 370 की बात करें जो कि रिमूव कर दिया मोदी जी ने 2019 में, इसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट बनाया गया था। आर्टिकल 370 के तहत जब संविधान बनाया गया था कि वहाँ का रूल वहीं के जो राजा है वहीं के जो वो करेंगे रूल, ठीक है। तो वो एक स्वतंत्र था, जम्मू कश्मीर अभी तक एक स्वतंत्र कह सकते हो, भारत का हिस्सा तो था फिर भी स्वतंत्र था, हर चीज करने का अधिकार उनको अपने ही स्टेट का था जम्मू कश्मीर को। पर 2019 में जब मोदी जी ने इसको हटाया तो उसको भारत में विलय किया गया जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर का कोई भी कानून है, कोई भी चीज़ है, वो भारत सरकार ही बनाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लागू किया गया। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम जानते हैं कि संविधान जो है उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और राजनीतिक पे क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान ने समाज को भी प्रभाव डाला और राजनीतिक पे भी बहुत प्रभाव डाला। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई संविधान से। संविधान ने ही भारत में लोकतंत्र को स्थापना दी, क्योंकि संविधान में ही प्रेम्बल में लिखा गया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके तहत भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का खुद अधिकार मिला कि हम किसको अपना नेता देखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले लोगों को नहीं मिलता था अधिकार, संविधान ने दिया ये अधिकार हमें। दूसरा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा या राजनीति पे, तो माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास का फायदा हुआ। जो अल्पसंख्यक थे जिसकी बातें नहीं सुनी जाती थी, बैकवर्ड क्लास थे, पिछड़े वर्ग थे, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, उनको संविधान द्वारा बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया, प्रोटेक्शन दिया, है ना, आरक्षण दिया, सुरक्षा दी। जैसे कि वो माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास के साथ छुआछूत होता था तो प्रोटेक्शन दी, छुआछूत का उल्लंघन मौलिक अधिकार में डाला गया, रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया कि आपको नौकरी में भी क्या है आरक्षण मिलेगी, ठीक है। वुमेन राइट्स, वुमेन राइट्स भी हमें संविधान से मिलते हैं जो कि समाज को और राजनीतिक दोनों पर प्रभाव डालता है। समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, राइट टू एजुकेशन दिया गया संविधान द्वारा। वर्क प्लेस में इक्वालिटी दी गई, एक ही प्लेस पे दो वर्क, जो एक ही वर्क करने वाले, मतलब एक स्कूल में एक ही क्लास, मान लो 6 क्लास के स्टूडेंट को एक महिला पढ़ा रही है, एक पुरुष पढ़ा रहे हैं। पुरुष को दी जा रही है 60,000 सैलरी, महिला को दी जा रही है 30,000 सैलरी, ये 50,000 सैलरी। तो ये एक गलत बात है, दोनों एक ही पद पे एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आप महिला पुरुष देख के कम ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकती, या तो दोनों की 50 करो या तो दोनों की 60 करो, ठीक है। तो ये चीज़ भी वर्क प्लेस पे इक्वालिटी की जो है वो वुमेन राइट से हमें मिलती है, ठीक है, जो कि संविधान में दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स यानी जो हमारे जुडिशरी सपोर्ट है उसको भी हमारे संविधान द्वारा दी गई है कि जुडिशरी सपोर्ट जो है हमारे लोकतंत्र का क्या करता है, बचाव करता है। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कई केस में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किए हैं, जैसे कि राइट ऑफ एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं बताऊं तो संविधान निर्माण हमारा पार्ट फर्स्ट था, यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो इसमें हमने क्या सीखा, तो संविधान का निर्माण जो है भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का स्वरूप आधार है, यानी लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए और समाजवाद को लागू करने के लिए भारत में संविधान बनाया गया। कि भारत की राजनीतिक स्थिरता, यानी संविधान हमारे भारत में राजनीतिक स्थिरता लाती है, सामाजिक न्याय लाती है और आर्थिक विकास करने में हमें मदद करती है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान जो है भारत के लिए एक नया भारत के लिए एक नया भारत के लिए एक रोड मैप तैयार करती है, जिससे देश की रियासतों का एकीकरण होता है और आर्थिक योजना से विकास होता है और भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप के आधार पर बना रहता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट की भारतीय संविधान का निर्माण। आई होप मैंने इसमें आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड हर एक चीज कवर करा दिया।
तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? बताया ज़रूर कीजिए कमेंट में। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट नंबर फर्स्ट की ही नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी इसी चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे बाय टेलीग्राम। सो धन्यवाद।